नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एडिटोरियल पेज पे तो कुछ खास है नहीं आज। आइडिया पेज पर 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों के तीनों अच्छे हैं। एक तो हम देखेंगे कि कैसे एशिया में सिक्योरिटी को लेकर के कंट्रीज़ अपनी तरीके से सिक्योरिटी अलाइंसेस क्रिएट होने की बात कर रहे हैं या फिर एंगेजमेंट कंटिन्यू हो रही है। तो एशियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा आर्टिकल है कि हम जिस तरीके से अभी तालिबान के साथ एंगेज करने की शुरुआत कर चुके हैं, जो कि एक अच्छा किक स्टार्ट हम कह सकते हैं, बट इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, वो भी हम समझेंगे। और तीसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिवेसी एंड फ्रीडम, कि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट की बात की जाए तो वहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल की बिना कंसेंट के अगर उसकी फ़ोटो न्यूड फॉर्म में या किसी भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस मैनेज को। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है चिल डाउन एशियाज स्पिन। देखो, आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। अभी रिसेंटली आपको पता है नेटो की मीटिंग हुई, उसके G7 की मीटिंग तो हुई थी, नेटो की मीटिंग हुई थी मैड्रिड में, और अब की बार इंडो पैसिफिक में भी प्रेजेंस को इंश्योर किया है नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड इनको और साउथ कोरिया इनको भी नेटो समिट में पार्टिसिपेट करवाया गया है अब की बार, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉर्दर्न पोल के आसपास में लोकेटेड जो भी ये जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है, ठीक है, जिसमें एक तरफ नॉर्दर्न अमेरिका है और एक तरफ वेस्टर्न आप देख सकते हो यूरोप है। तो उस तरफ आप देखो कि वहाँ पर कन्फाइंड है, बट अब ये अपनी रिलेटिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। और आज के टाइम पे जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनमें 2 कंट्रीज़ निकल के आ रहे हैं, रशिया और चाइना। देखो, रशिया और चाइना ने, अभी रशिया ने जैसे इन्वेड किया ना, मॉस्को ने इन्वेड किया यूक्रेन में, उसके पहले आप देखो कि चाइना और रशिया के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसका नाम क्या दिया, विदाउट लिमिट्स एंड विद नो फॉरबिडन एरिया, कि कहीं पर भी हम अप्रोच कर सकते हैं बिना किसी लिमिट्स के अपने कोलैबोरेशन की। और आज देखो कि जिस तरीके से रशिया ने एग्रेशन दिखाया है उसको सबसे ज़्यादा खुला सपोर्ट चाइना का मिला हुआ है। इसके अलावा चाइना और रशिया दोनों की अगर बात करें तो हमारे लिए जो कंसर्न है, हमारा मतलब कह रहा हूं मैं यहाँ पे इंडिया में, हमारे लिए चाइना सबसे बड़ी सरदर्दी है। बेशक रशिया एक्सपेंड कर रहा है यूरोप की तरफ, और रशियन एक्सपेंशन के कहीं ना कहीं डर भी है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में, जो कि छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बट वहां पर से हमें ज़्यादा जो रिस्क लग रहा है वो चाइना का है, राइट। अब देखो, चाइना और रशिया दोनों एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ इन दोनों की जो कोलैबोरेशन है उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि नेटो या फिर नेटो जैसे दूसरे कोalition क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि कॉड या फिर AU के US, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इस ग्रुपिंग में नेटो तो चलो यूरोप में कन्फाइंड है, पर कॉड और AU के US की बात करें तो इसमें तो सीधा एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। तो वो चीज़ क्या शो कर रही है कि इन दोनों की कोलैबोरेशन की वजह से डर का माहौल बना हुआ है, और वो डर क्या है कि ये एग्रेशन दिखा रहे हैं। उस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए फिर एशिया में भी ग्रुपिंग लगातार बनती चली जा रही है। नेटो ने रशिया को तो सीधा कह दिया कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है क्या, यूरोप और अटलांटिक एरिया में वो तो है रशिया। और चाइना को लेकर के भी स्टेटमेंट दे दिए कि चाइना जिस तरीके से अपनी एग्रेशन दिखा रहा है, जितनी अपनी डोमेस्टिक इश्यूज को हैंडल करने में जो एक कहता है ना अथॉरिटेटिव बिहेवियर जो अपना रहा है, जैसे वीगर मुस्लिम्स की हम बात करें या फिर हांगकांग का मुद्दा भी उठा लिया जाता है कई बार, तो उन चीज़ों में ये कहा है कि चाइना भी अपने आप में खुद की एम्बिशंस के चलते, कैसी एम्बिशन, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन, कि हम लोगों को या दूसरे देशों को, छोटे छोटे को गुलाम बनाए, तो बोलो वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और वैल्यू, तीनों चीज़ों के लिए बोलो बहुत चैलेंज है। देखो 2010 का टाइम वो था, आज के 10-12 साल पहले, जब नेटो ने रशिया के साथ में, चाइना के साथ में एंगेज करना शुरू कर दिया था कि दोनों के साथ में मिलकर के सिक्योरिटी और कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। पर जब से यूक्रेन में अटैक किया है रशिया ने, और चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है चारों तरफ, ये मिलकर के बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुके हैं। इवन जो नेटो के लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच प्रेसिडेंट, फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट जिनका फर्स्ट टर्म था इमैनुअल मैक्रो का, कि बोले नेटो तो ब्रांडेड हो चुका है, ठीक है, अब इसको अब रिवाइवल की जरूरत नहीं है, सब सेटल्ड है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो जर्मनी और रशिया के रिलेशनशिप कितना ज़्यादा एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन देखने को मिल रहा था, एनर्जी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा थी, वो सारी चीज़ें इतनी हो गई थी कि चलो अब नेटो की कोई रेलेवेंस बचती नहीं है।
पर अभी की अगर बात की जाए तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया तो पड़ोसी देशों में स्वीडन, फिनलैंड, इन्होंने अपनी जो कोल्ड वॉर टाइम की न्यूट्रलिटी थी कि ना तो हम यूएसएसआर की तरफ है ना यूएस की तरफ, हम पीस एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, तो उन्होंने भी अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ दिया, उन्होंने भी सॉरी नेटो ज्वाइन करने के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। और जहाँ तक है अब इनका ज्वाइन करना फाइनल है, क्योंकि टर्की लास्ट में एक नेटो मेंबर था जो मना कर रहा था, पर उसने भी अब कह दिया कि चलो ठीक है ज्वाइन कराओ। इसके अलावा यूएस जो है वो लगातार अपने कमिटमेंट्स को कि कैसे भी करके यूरोपियन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो डबल अपना फंडिंग एलोकेट कर रहा है। अब हम इंडियन एंगल की बात करें तो देखो रशिया के साथ में हमारे न्यूट्रल रिलेशंस, मतलब इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहना हमारे लिए नेचुरल है, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है और नए दोस्त कौन है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। हम ना तो खुल के रशिया का सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही हमें खुल के इस जो वेस्टर्न कोलिशन है इसका सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एंगेजमेंट पास्ट और प्रेजेंट में दोनों के साथ में अभी बैलेंस हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इंडिया कंटिन्यू कर भी रहा है। दूसरी अगर बात करें तो जो यूरोपियन स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उनका मेन कंसर्न क्या है, उनका डर ये है कि आसपास के जो पड़ोसी देश है जो पावरफुल है, फॉर एग्जांपल रशिया की बात ही करें तो वो लोग कल को ना अटैक करें तो हम कैसे बचेंगे। छोटे छोटे कंट्रीज़ है भाई, हमारे 5-7 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को मिला लो, इतने एरिया में तो एक कंट्री बन रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इंश्योर हो, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनकी इंपीरियल एम्बिशंस हैं वो उनके लिए डर का कारण बना हुआ है। तब जाकर के नेटो की रेलेवेंस फिर से बन जाती है जैसे ही रशिया ने वेस्टर्न इन्वेजन शुरू किया। पहले तो यूक्रेन के लिए तो साफ साफ ये कह रहा है रशिया कि यूक्रेन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और यूक्रेन को कोई अधिकार नहीं है कि वो कंटिन्यू करे, ठीक है। पर वही चीज़ें यूक्रेन में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसके आगे अगर एक्सपेंशन की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिनमें सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो उस केस में वहाँ पर इन सब का मिलना लाजमी है। पर एक चीज़ यहाँ पर मज़े वाली बात यह है कि जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, उनको विश्वास न तो जर्मनी पे है ना फ्रांस पे है कि ये दोनों मिलकर के, जो आप कह सकते हो यूरोप में मेन की पावर्स की बात करें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी और थोड़ा बहुत इटली मान लो अगर माना जाए तो, बाकी मेन तो फ्रांस और जर्मनी की बात की जाए तो इन पर इतना ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये अगर नेटो को ज्वाइन कर, नेटो में है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़, तो उसके पीछे कारण है कि बोला यूएस ही ऐसा कंट्री है जो कि रशियन इन्वेजन को बैलेंस कर सकता है। तो इसका जवाब तो देखो यूरोप में तो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। अब आ जाओ एशिया की, तो देखो चाइना ने जिस तरीके से अपनी एक्सपेंशन दिखाई है, चारों तरफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट छेड़ रखे हैं, चाहे वो इंडिया के साथ में लद्दाख वाले एरिया की बात कर लो या एलएसी को पूरे को कहीं ना कहीं अनसेटल करने की सोच रखी है, ठान रखी है। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो साउथ चाइना सी में खुद की एंशिएंट लेक बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें भी कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर रहा है। एशियन रीजन की भी अगर हम बात करें, चाइना ने 2014, 17 और 2020, 17 में डोकलाम हुआ, 2020 में आपको पता है कि अभी ये जो लद्दाख में चल रही है लगातार कॉन्फ्रंटेशन, और 2014 में भी पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग शो, तो वहाँ पर भी अपना विस्तारवादी एक्सपेंशनिज्म का एक पॉइंट डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ जी हम एक्सपेंड करेंगे। इसी का रिजल्ट क्या है, एशिया में क्वाड जैसे कंट्रीज, क्वाड जैसे ग्रुप्स हैं वो सेटल हो रहे हैं। चाइना ने 2007 से ही एक तो आलाप करना शुरू कर दिया था, एक तो राग गाना शुरू कर दिया था भाई एशियन नेटो, एशियन नेटो, क्योंकि इंडिया ने 2007 के टाइम पे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इनके साथ में मिलकर के नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। तो बोले ये तो एक तरीके से चाइना को कंटेन करने के लिए एशियन नेटो तैयार किया जा रहा है। तब से इसी प्रोपेगेंडा को लगातार एक्सपेंड करता हुआ बोले जा रहा है कि एशियन नेटो बन रहा है। देखो एक तो होता है कि चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के चलते क्वाड जैसे या यूके, यूएस जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं, दूसरा इनका नाम ले लेकर के चाइना अपनी एक्सपेंशन करता चला जा रहा है। तो ऐसे में चाइना जो इस प्रोपेगेंडा का बड़ा अच्छे तरीके से यूज कर रहा है कि एशियन नेटो हो रहा है, एशियन नेटो राइज कर रहा है, हमें भी स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, पता नहीं कल को ना हमारे ऊपर अटैक हो जाए तो हम डिफेंड कर लें। तो इस तरीके से इस प्रोपेगेंडा का मिसयूज कर रहा है चाइना लगातार अपने फेवर में, किसके, चाइना के खुद के फेवर में। अब आ जाओ नेबरहुड की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, ये चाइना के ईस्टर्न एशियन नेबर्स हैं जो कि कल्चरल, सिविलाइजेशनल दोनों टाइप्स रखते हैं। एक तरीके की कल्चर है, मोर और लेस थोड़ा सा वेरिएशन है, और सिविलाइजेशन बॉन्डिंग भी है। और इन कंट्रीज के बीच में कॉमर्शियल रिलेशन, ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सदर्न, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है तो दूर,
बट इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एंगेज है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में चाइनीज़ कंपनीज बहुत ज़्यादा एंगेज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कई दिनों पहले कमेंट भी देखा था, आप में से किसी ने किया था कि सर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो वहाँ पर लगता ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि चाइना में है, हर जगह पे चाइनीज़ ब्रांड बिक रहे हैं बोले वहाँ पे। तो ये चीज़ है वहाँ पर। दूसरा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी RCEP पार्टनरशिप, इसमें भी आप देखो कि चाइना मेन लीड करने वाला कंट्री है। इंडिया ने तो खुद को विड्रॉ कर लिया क्योंकि चाइना अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ पर फ्लड कर सकता था, बट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वहाँ पर लगातार एंगेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर एक एक कंट्रीज की बात करें तो जापान तो देखो सीधा चाइना से थ्रेट समझता है कि जिस तरीके से यूक्रेन में अटैक किया है रशिया ने, बोला उस तरीके से हो सकता है चाइना भी हमारे ऊपर अटैक करे या हमें परेशान करे। तो जापान तो बिल्कुल अलर्ट है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो आइडिया पे काम कर रहा है अभी चाइना, वो चाहता है कि छोटे कंट्रीज़ को हराओ और उनको प्रेशराइज करो और उनको ये कहो कि भाई आप अपनी ये एरिया छोड़ दो, इस पे आपकी क्लेम छोड़ दो। क्योंकि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पे डिस्प्यूट कर रखा है चाइना ने दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। नेटो की बात करें तो देखो बात ऐसी है कि एशिया में नेटो एक्सपेंड करे ऐसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं। देखो नेटो एक तो क्या था कि भाई USSR को काउंटर करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अभी जो रेलेवेंस फिर से बनी है वो रेलेवेंस मेनली यूरोपियन रीजन में कन्फाइंड है। अगर हम बात करें एशियन रीजन की तो यहाँ पर जो भी कंट्री साथ में आ रहे हैं उनका एक ही पॉइंट है कुल मिलाकर कि चाइना जो एग्रेशन दिखा रहा है उस एग्रेशन को हमें काउंटर करना ही है कैसे भी करके, या फिर काउंटर का मतलब हो गया डेटरेंस क्रिएट की जा सके कि चाइना 1000 बार सोचे अगर हमारी तरफ इन्वेड करने की बात भी अगर वो दिमाग में ला रहा है तो, ठीक है। इससे क्या किया जाए भाई, सीधी सी बात है, नेशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। एंगेजमेंट लगातार बढ़ रही है। आज देखो जापान और साउथ कोरिया ने USA के साथ में अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को बूस्ट करने की बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो विड्रॉ किया था, पर अब जो बाइडन की प्रेसिडेंसी के अंडर में फिर से ये रिलेशनशिप राइज हो रही है। क्वाड और AUKUS जैसे ग्रुप हैं वो स्टैब्लिश हो रहे हैं। एशियन रीजन की अगर बात करें, पिछले कुछ दशकों की अगर बात की जाए तो यूरोप और एशिया ने बड़ी शांति से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन की है, क्योंकि 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में एशिया में भी थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई, छोड़ करके कुछ इंसिडेंट्स को, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो हर तरफ पैसे के बारे में ज़्यादा सोचा गया, ठीक है। अब वो पैसा तो बन गया, पीस भी आ गई, प्रॉस्पेरिटी भी आ गई, पर अब जिस तरीके से चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है एशिया में और रशिया अपनी एग्रेशन दिखा रहा है वेस्टर्न फ्लैंक, दैट मीन्स यूरोपियन रीजन में, तो इन वजह से इनकी इंपीरियल एम्बिशंस के चलते अब इनको भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और साथ में पैसे को जो वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जा सकता था उसको सिक्योरिटी के लिए डाइवर्ट करना एक मजबूरी हो चुकी है। तो आज के टाइम पर न्यू सिक्योरिटी कोalition बन भी रहे हैं तो पुरानों को रिवाइवल भी मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्शंस टेकन बाय रशिया एंड चाइना। तो बोले ये चीजें क्या है, इन दोनों के लिए नुकसान भी है और जियोपॉलिटिकल थिएटर्स में नए नए सीन्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आज की परिस्थितियां जो हैं वो सीधा क्या कह रही है कि एक तरफ तो रशिया चाइना की एग्रेशन और दूसरी तरफ उसको काउंटर या उनको डटर करने के एफर्ट्स, ये मिलकर के डिफरेंट रिजल्ट्स देने वाले हैं आने वाले टाइम्स में, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी चल रहा है यूरोप के साथ साथ में अगर हम एशिया की बात करें। नेक्स्ट आर्टिकल, द स्टेक्स इन काबुल, आर्टिकल को लिखा शांति मेरिट डिसूजा ने। देखो इनका ये कहना है 2021 में अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, पर हमने उस टाइम पर हमारी एम्बेसी क्लोज कर दी, हम निकल के आ गए। अब रिसेंटली अगर देखें तो हमारी गवर्नमेंट ने री एंगेज करने की बात की है, तालिबान के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात की है, क्योंकि 1996 में जब तालिबान का फर्स्ट रूल स्टैब्लिश हुआ था अफगानिस्तान में, तब हमने एक मिस्टेक कर दी थी, वो ये कि हमने 5 साल तक अफगानिस्तान से कोई रिलेशनशिप नहीं रखी थी कि बोला तालिबान है ये तो टेररिज्म को बढ़ाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने बिल्कुल हमारी प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया था। रिजल्ट क्या रहा था कि वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सरशिप मिलती थी, फंडिंग मिलती थी, प्रमोशन मिलता था और हमारे यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती थी। तो ऐसे में सोच समझ करके पूरी रिस्क को कैलकुलेट करते हुए हमारी एक टेक्निकल टीम को हमने भेजा, जिसमें यह था कि जाओ और वहाँ पर तालिबान के साथ बातचीत करो।
इसमें हमारा मेन थीम क्या है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हैंडल करना, क्योंकि अफगानिस्तान में आज की परिस्थितियां बहुत ही बुरी है। इसके अलावा अभी रिसेंट जो अर्थक्वेक आया, जिसमें एक तो पक्तिका और खोस्त प्रोविंस, ये पक्तिका और खोस्त प्रोविंस जो है ना, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो यहां पर आप देखो कि रिसेंटली अर्थक्वेक आने के बाद में इंडिया सबसे पहला रिस्पॉन्डर था जिसने वहां पर अपनी तरफ से असिस्टेंस भेजी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में हमें कहीं ना कहीं इस चीज का आउटकम डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे में हमें सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत थी, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है। देखो, इंडिया ने अफगानिस्तान को अब की बार अबंडन नहीं किया, बिल्कुल खाली नहीं किया है। अब की बार एंगेजमेंट कहीं ना कहीं बनी रही है। ठीक है, पहले तो बैकडोर रही, या फिर कह दो कि ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल मैनर में हमारी एंगेजमेंट रही, पर अब हमने फॉर्मल मैनर में हमारी एम्बेसी को रीओपन करने की बात भी कह दी है कि हम चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके आपके लोगों की सहायता की जाए। टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने ये चीज़ एक्नॉलेज कर ली है कि अफगानिस्तान के साथ में, तालिबान के साथ में बिना एंगेज किए हम टेररिज्म को कंट्रोल करना नहीं, मतलब सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का सपोर्ट इंडिया लगातार कर रहा है, तो ऐसे में वहीं पर रहकर पार्टिसिपेट करते हुए किया जा सकता है ये काम। और अफगानिस्तान के लोगों को सहायता प्रदान जो की जा रही है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि 2011 में इंडिया ने अफगानिस्तान की रिपब्लिक गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो साइन किया था, उसमें यही चीजें थी कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी है, एड एंड असिस्टेंस देनी है वहाँ के लोगों को। बोलो, वही चीज़ हम रिवाइव कर रहे हैं। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर हमारे लिए कंसर्न वाली बात क्या आती है? देखो, अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके रिजीम को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, पर अभी तक किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इवन पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि जी तालिबान जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्या वहाँ की। ठीक है, दूसरी तरफ वहाँ पर तालिबान के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं विमेन, गर्ल्स, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हो कितने सिख कम्युनिटी के कितने लोग मजबूरन अफगानिस्तान छोड़ करके इंडिया में आ रहे हैं कि भाई हमें शरण दो, नहीं हमारी तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें बड़ी रेडिकल हैं, बड़ी एक्सट्रीमिज्म को शो करने वाली हैं, जिन चीज़ों को तालिबान बिल्कुल भी चेंज करना नहीं चाहता। अभी तक एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान हमें अब की बार जो रिजीम लेकर के आया वो 1996 के रिजीम के मेथड से थोड़ा डिफरेंट हो। भाई थोड़ा सा तो वहाँ पर मिडिवल सोच को छोड़ने की ज़रूरत होती है, उसी के ऊपर एफर्ट किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, बट लगता नहीं है उस तरफ कोई एफर्ट्स तालिबान कर रहा है, क्योंकि तालिबान अगेन वही शरीयत सिस्टम को एकदम कहते हैं ना, एकदम टिपिकल शरीयत सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, बात ही आ जाती है कि हमने जिस तरीके से हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी की लीडरशिप में जो काबुल में डिप्लोमेटिक टीम भेजी है, तो वहां पर हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम तालिबान के साथ एंगेज करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि तालिबान जो है उस पर आप दबाव बना करके कोई चेंजेस ला सकते हो, ऐसा थोड़ा सा दूर की बात है। तालिबान लगातार अपना रूल करेगा, इस चीज़ को हमें मानना होगा। हम तालिबान के रिजीम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नियर टर्म में मानो तो अभी वहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट तालिबान को फिर से उखाड़ करके नई सरकार बना देना ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। एक तो ये रियलिटी हमें जाननी होगी, समझनी और एक्सेप्ट करनी होगी। दूसरा, इंडिया का जो सिक्योरिटी इशू है उसको हम अफगानिस्तान से बिल्कुल आइसोलेट करके नहीं देख सकते हैं। कारण कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है, चाहे वो पाकिस्तान करे या फिर अब पाकिस्तान करवाता है मेनली, पर अफगानिस्तान की ज़मीनों पर फिर ट्रेनिंग होती है और तालिबान का उसके साथ में अगर सपोर्ट मिल जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमें हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तालिबान के साथ एंगेज करना हमारे लिए एक ज़रूरी बात हो जाती है। तो ऐसे में 1996 के सिनेरियो को हम भूले नहीं। हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बेकार रहा था कि जब हमने 5 साल तक लगातार अफगानिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं रखी थी, जब तालिबान का रेजिम वहाँ पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना जैसे, जो कि एंटी इंडियन ग्रुप्स को ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर देंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो ऐसे में क्यों हम इतना वैक्यूम छोड़ें कि कोई हमारे खिलाफ में कार्रवाई करे, क्योंकि तालिबान ने खुद ने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि दिल्ली के साथ हम प्रॉपर मैनर में एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें तो हमारी सिक्योरिटी चाहिए, अफगानिस्तान के लोगों की एकदम अच्छी ज़िंदगी चाहिए। और दूसरी तरफ तालिबान है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम का सामना कर रहा है? रिसोर्स बहुत कम है वहाँ पर, खाना नहीं मिल रहा है टाइम से लोगों को, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 बेसिक नीड्स हैं, वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम तालिबान के साथ एंगेज करें
प्रॉक्सी वॉर से भी बचेंगे और साथ में हमारी खुद के इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कंसेंसस की हम बात करें कि हाँ जी पूरी दुनिया तालिबान को अच्छे से रिकॉग्नाइज करे तब जाकर के हम एंगेज करें, तब तक बहुत लेट हो सकते हैं। हमें लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए जो कि सरकार नहीं कर रही है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो अभी तालिबान को तो हम सीधा एंगेज कर नहीं रहे, पर अगर देखा जाए तो अभी रीसेंट बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स आए हैं तालिबान के वो इंडिया के लिए बड़े फेवरेबल हैं। जैसे एक तो हम लगातार डिफेंस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं, तालिबान बोल रहा है न्यू दिल्ली के साथ में डिफेंस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरा, अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कि इंडिया में ट्रेनिंग मिलती है उनको ट्रेनिंग फिर से देने की बात की गई है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट के साथ में जो हमारी एंगेजमेंट थी ना, उन्हीं चीज़ों पर तालिबान भी कंटिन्यू करना चाहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें आंख मूंदने की ज़रूरत है नहीं। इसी का रिजल्ट क्या रहा कि हमने रिलीफ मटेरियल भेज दिया अर्थक्वेक में आते ही सबसे पहले। वो रिलीफ मटेरियल बेशक हमने तालिबान को हैंड ओवर नहीं किया, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर एक तो ये, और अफगानिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो कि काबुल से ऑपरेट हो रही है, इन दोनों एजेंसीज को हमने सारी असिस्टेंस दे दी और वो वहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं इस असिस्टेंस को। तो ये जो चीज़ है ना, हम डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी करके हम एक वैक्यूम ना क्रिएट कर दें, नहीं तो चाइना पाकिस्तान जैसे कंट्रीज वहाँ पर उस वैक्यूम को हमारे खिलाफ में अच्छे से यूज़ कर लेंगे प्रॉक्सी वॉर के तरीके से कि हाँ भाई इंडिया को इतने कट मार दो कि थोड़ा 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 खून बहते बहते इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, यही तो चीज़, यही तो पॉलिसी है पाकिस्तान की कि थोड़ा 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 इंडिया को परेशान करते रहो। राइट, अब बात आ जाती है कि तालिबान का जो रूल है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा रूथलेस है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। देखो इस चीज़ को तो हम चेंज कर भी नहीं सकते हैं जल्दी से, और ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि जिन अफगानिस्तानी लोगों की हम सहायता करना चाहते हैं वही कहीं ना कहीं वहाँ की ही सरकार जो कि तालिबानी सरकार है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। बट वही चीज़ है कि हम बिल्कुल आंखें मूंद करके भी नहीं रह सकते। एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री की बात अगर की जाए, वहाँ पर अगर हमारी प्रेजेंस थोड़ी बहुत भी रहेगी, अगर हम वहाँ की सरकार से तालिबान के साथ प्रॉपर एंगेजमेंट भी रखेंगे, कम से कम हम हमारी सेफ्टी तो इंश्योर कर पाएंगे। और मेन जो हमारा थीम तालिबान वहाँ पर अफगानिस्तान में है वो है कि वहाँ के लोगों की वेलफेयर चलती रहे। तो वो चीज़ भी हम तभी डिलीवर कर पाएंगे जब वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के तालिबान के साथ में एंगेजमेंट हो। सो ओवरऑल अगर देखें तो अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वहाँ के लोग भी खुश रहें और हमारे लिए भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर बाद में आपको पता है वो ही फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हवा देने के लिए बैठे हैं तैयार, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिग्री ऑफ प्रिवेसी एंड फ्रीडम। देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर वसुदेव देवदासन ने। देखो केस क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास में केस गया मिसेस एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्या है कि उन्होंने केस में बताया कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, सोशल मीडिया तो नहीं है, बेसिकली वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर मिसेस एक्स की न्यूड फोटोज़ हैं वो शेयर की जा रही हैं, जो कि अपने आप में हाईलाइट करती है कि वाकई में हमारे यहाँ पर नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस ऑनलाइन, दैट मीन्स NCII का मेनेस एक्सपोज होता है कि या तो किसी भी इंडिविजुअल की न्यूड फोटोज़ ले ली जाती है या गलत तरीके से फ़ोटो ले ली जाती है जो कि उनकी डिग्निटी को हार्म करे, या फिर एक इंडिविजुअल की फ़ोटो को टेक्निकल या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके एडिट किया जाता है बड़े गंदे तरीके से, और फिर उन चीज़ों को शेयर किया जाता है अलग अलग वेबसाइट्स पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो बोले ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा मेनेस एक्सपोज होता है इस तरीके के केसेस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। वैसे तो अगर हमारे देखें तो NCII दैट मीन्स नॉन कंसेंसुअल, मतलब बिना किसी सहमति के किसी की न्यूड या इंटीमेट इमेजेस को अगर आप ऑनलाइन शेयर करते हो, NCII का अगर पब्लिश करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के बेसिस पे। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में इनको, अब देखो एक तो ये हो गई आपने क्या कर दिया, क्यूरेटिव मेजर ले लिए कि भाई कोई अगर पोस्ट कर देगा तो फिर उसके बाद में पनिशमेंट दी जाएगी। अब सवाल ये है प्रिवेंशन के लिए कुछ हमें करने की ज़रूरत है कि नहीं। अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइन 2021 के जो एथिक्स रूल आए थे
वो बोला पार्शियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की। वैसे अगर देखा जाए तो 2021 के ये जो रूल्स है ना, आईटी रूल्स जो रिलीज हुए थे, इनमें ये बोला था कि किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इस तरीके से इलीगल या गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ कोई भी कंटेंट है तो उसको 24 घंटे में वो वेबसाइट रिमूव करेगी जैसे ही कंप्लेन उनके पास में रिसीव होती है। और अगर कंप्लेन प्रॉपर नहीं एड्रेस की गई और वो कंटेंट डिलीट नहीं किया गया, यहाँ पर मिसेज एक्स की बात करें तो अगर इनकी फ़ोटो यहाँ पर शेयर की गई है तो उसको फोटो को अगर 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं डिलीट करवाया गया और उस प्लेटफॉर्म से, तो उस केस में क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ में। तो यहाँ पर आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की तो बात कर ली, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या फिर ये जो वेबसाइट्स हैं, पर सवाल यह है कि हमें यहाँ पर थोड़ा और प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे, गवर्नमेंट एजेंसीज भी काम करें और साथ में और जो एजेंसीज हैं वो, जो कि हमारे यहाँ पर ये जो इशू है जो मेनेस हम देख रहे हैं यहाँ पर NCII का, और दूसरा मेनेस कौन सा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का या रेप वीडियोस का, इन सबको कंटेन करने के लिए। जैसे अभी रिसेंट बताया जा रहा है मेटा, दैट मीन्स फेसबुक की पेरेंट कंपनी, राइट, फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी, मेटा ने रिसेंटली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हैशटैगिंग टेक्नोलॉजी लगाई है। जैसे आप देखते होंगे कभी कि हैशटैग कर दिया जाता है किसी को भी, हैशटैग का मतलब उस कॉमन वर्ड से रिलेटेड जितने भी हैशटैग होंगे, जैसे उस वर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे शेयरिंग आ जाएगी। तो ऐसे में हैशटैगिंग से क्या बेनिफिट है कि हैशटैगिंग टेक्नोलॉजी से अगर कोई NCII, दैट मीन्स वही नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेज अगर कोई शेयर करता है तो ऐसे में आप हैशटैग करके डाल दो पहले, ठीक है। ये मेटा ने क्या किया है, हैशटैग करके आपने डाल दिया। अब वो हैशटैग करके लोग जब कोई भी गलत इमेजेस को शेयर करेंगे तो आपके सामने उस हैशटैग पे क्लिक करते हैं वो सारा उल्टा सीधा कंटेंट है वो सामने आ जाएगा। अब उनको सबको आप डिलीट कर दो। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा रही है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार क्या होता है कि एक कोई फोटो या कोई भी कंटेंट ऐसा है जो कि बहुत गलत है, किसी को बहुत बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको अगर आपने अपलोड कर दिया और उसको फिर लोग डाउनलोड करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है, केवल मेटा के अकेले से ये काम नहीं चलने वाला है। हैशटैगिंग को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, यहां पर हमें जरूरत है कि गवर्नमेंट और ये जो प्राइवेट सेक्टर के ये जो कंपनीज हैं वो, और जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी, इनको साथ में मिलकर के काम करने की जरूरत है, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है NCII का और CSAM का हो गया, चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल, कोई भी गंदे तरीके की फोटो जिसमें बच्चों के साथ में गलत सलूक करते हुए वो फोटोज अपलोड की जा रही हो, तो इन चीजों को हमें रोकने की जरूरत है। ऐसे में गवर्नमेंट को भी रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की जरूरत है। देखो, विक्टिम जो है, पीड़ित है, वो ही अप्रोच करेगा उस प्लेटफॉर्म को जिस प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ में गलत, उनकी इमेजेस गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ऐसे में उनके फेवर के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। जैसे अगर ग्रीवांस रिड्रेसल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हम सीख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ई-सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट किया हुआ है, जिसमें अगर NCII जैसे कंटेंट अगर कोई अपलोड करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए कंप्लेन की व्यवस्था है। वेबसाइट्स कौन कौन सी है जहां पर आप अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, और इंडिविजुअल कौन कौन से अपॉइंटेड है, जैसे कोई कमिश्नर है जो कि एक्शन ले सके। एक तो क्या कि भाई वो कंटेंट जो ऑनलाइन और शेयर हो चुका है उसको रिमूव किया जाए, उस इलीगल कंटेंट को, और जल्दी से जल्दी एक प्रॉम्प्ट मैनर में एक्शन लिया जा सके, जिससे क्या हो कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और विक्टिम को उसका न्याय भी मिले। ठीक है, CBI ने अपनी तरफ से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से इस तरीके से कोलैबोरेट करने के लिए पहले बोल दिया कि क्यों ना हम एक फोटो DNA कॉन्सेप्ट पे काम करें। इससे क्या होगा कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल है वो, या NCII इसकी बात करें तो इनको हम रोक सकें, ठीक है ना। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी हेल्प मिल जाती है। जैसे कि अभी तो क्या है कि कोर्ट में मान लो केस पहुंच गया, केस पहुंचने के बाद में जो विक्टिम होता है ना, वो ही फिर वहां पर अपने वो URL शेयर करता है। URL का मतलब वो वेब एड्रेस जो होता है ना, जहां पर वो पर्टिकुलर कंटेंट शेयर्ड है, उस URL को शेयर कर करके बताता, देखो ये फोटो यहां पर है, ये फोटो यहां पर है, ये फोटो यहां पर है। ऐसे करके फिर बाद में डिलीट करवाया जाता है उस इंटरमीडियरी से। अब यहां पर एक विक्टिम फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए केवल एक ही काम रह गया, बाकी और तो कुछ बचा ही नहीं। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, गवर्नमेंट की,
और इन जो ये भी इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं वो, और प्लस में जो सिविल सोसाइटी एक्टिवली काम कर रही है इन मेनेसेस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, उन तीनों का साथ में मिलकर काम करना जरूरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से सोचना होगा। इसमें क्या किया जा सकता है, देखो एक तो कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसको आज की परिस्थितियों को देखते हुए बिल चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 2000 का एक्ट है, 2008 में अमेंड कर दिया और अभी तक आपने कोई प्रॉपर अमेंडमेंट किए हैं तो केवल रूल्स डिक्लेयर किए हैं। तो इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा करके और फिर बाद में एक कंप्लीट चेंज लाने की जरूरत है, तो लाया जाए, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो मिसेज एक्स वाला जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ये करेक्ट होना जरूरी है। नहीं तो NCII और CSAM बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है वो, और किसी एक इंडिविजुअल से बिना उसकी सहमति के उसकी उल्टी सीधी इमेजेस अगर शेयर की जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में इनको रोकने के लिए हमें काम करना ही होगा। मेटा और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और CBI के द्वारा दी हुई रिकमेंडेशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव का बेस बन सकती हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में 3 आर्टिकल्स थे, तीनों को हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।